कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच वाज फॉर्मड ऑन 1932। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये एक फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जम्मू एंड कश्मीर की, और इस पार्टी की फाउंडेशन कब रखी गई थी? इन द ईयर 1932। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट क्या है? ये सही है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मीरवाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह बिकेम इट्स प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि यूसुफ शाह वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो गलत है। तो इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है डेट वाज शेख अब्दुल्ला। कौन था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इन द ईयर ऑफ 1939 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज रीनेम्ड एज नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन, दिस वाज रीनेम्ड एज नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से रीनेम किया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी क्या है? बट नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट ओपन फॉर द ऑल। हाँ, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी इसमें मेजर जो हमें लोगों का आना जाना था, दे वर बेसिकली मुस्लिम, लेकिन जब इसको चेंज किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो दिस वाज ओपन टू ऑल। तो डेट मीन्स द लास्ट डी इज आल्सो रॉन्ग रिगार्डिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अब हमें क्या करना है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर रॉन्ग। अब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स कौन है वो हमें देखने हैं। तो रॉन्ग इज बी एंड डी। बी एंड डी आर रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। इस तरह के क्वेश्चंस को से आपको एक एडिशनल जिस्ट मिलता है टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब फिर से स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड हमें देखना है कि रॉन्ग कौन है या राइट कौन है, ठीक है। द फर्स्ट इज गांधी इरविन पैक्ट 1931 प्लेस्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहता क्या है कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जो हुआ था 5 मार्च 1931 में, इसमें क्या हुआ कि इस पैक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस पर एक सेम ट्रैक पे रखा था। कांग्रेस का भी डिमांड वही थी और जो हमारा यहाँ पे रोल कर रहे थे अंग्रेज, वो भी सेम ट्रैक पे थे, दोनों इक्वल ट्रैक पे थे। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लेस देन दैट ऑफ एमसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे। गांधी इरविन जो पैक्ट है ये साइन हो जाता है 5 मार्च 1931। बेसिकली अगर हम 1931 इस ईयर की बात करेंगे तो इससे पहले 1930 में यहाँ पे सीडीएम मूवमेंट चल रही थी। सीडीएम मूवमेंट चल रही थी, डेट मीन्स के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, डैंडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और इसमें वाइडली लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इवन के फीमेल्स ने भी इसमें हिस्सा ले लिया था। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी एक सीडीएम बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए, और इसके अलावा कांग्रेस शुड बी पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हो रही थी कहाँ पे? लंदन में, ठीक है। तो इसी चीज के लिए इन दोनों को मनवाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश यहाँ पे जो रूल कर रहे थे, उन्होंने ये पैक्ट साइन किया है गांधी जी के साथ। और इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे। गांधी जी ने भी कुछ कंडीशंस रखे हैं और ब्रिटिश लोगों ने भी कुछ कंडीशंस रखे हैं। सपोज गांधी जी ने ये कहा था कि एक जो साल्ट पे तुमने टैक्स लगाया उसको बंद करो, आप वो टैक्स फ्री कर दो, ठीक है। एंड जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिलीज कर दो, ठीक है। वो प्रिजनर जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व नहीं है उनको छोड़ के जितने भी यहाँ पे प्रिजनर्स हैं उनको आप रिलीज कर दो, ठीक है। और
उन सभी लोगों को आप रिलीज करो जो आपने ड्यूरिंग दिस सीडीएम मूवमेंट कैप्चर किए हैं। और उनकी डिमांड क्या थी कि आप सीडीएम को बंद करो, ये इसके फीचर्स थे। राइट, तो ये पैक्ट इसलिए यहाँ पे होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसने एक प्रोवाइड किया है एक ट्रैक, जहाँ पे कांग्रेस भी उसी प्लेटफार्म पे था और ब्रिटिश लोग भी उसी प्लेटफार्म पे था। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, दीज आर वेर हेल्ड इन लंदन, और इनमें क्या किया जाता है, उनमें ये किया जाता है कि जो साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया था, उसी को डिस्कस किया जाता था वहाँ पे लंदन में। और इसी पैक्ट के रिजल्ट में ये हुआ कि गांधी जी ने फॉर द बिहाफ ऑफ आईएनसी उसने पार्टिसिपेट किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जब वहाँ पे गांधी जी की बात नहीं सुनी गई, ठीक है, वहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट की बात हुई, तो गांधी जी ने वहाँ आके फिर यहाँ से सीडीएम स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इंटररिलेटेड है आपस में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सीडीएम लेस देन द एनसीएम। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ये स्टार्ट हुई थी 1919 या 1920 में। इसके जो प्रेडिसेसर्स मूवमेंट्स थे, डेट वाज खिलाफत मूवमेंट, उसमें क्या किया था कि इंडिया के जितने भी हिंदूज थे, उनके गांधी जी ने उस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि हाल ही में ब्रिटिश लोगों ने क्या खिलाफत के बारे में अदल बदल करना शुरू किया था। तो इसलिए इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ कि जो यहाँ के लोग थे उन्होंने वाइडली पार्टिसिपेट किया था एज कंपेयर टू सीडीएम। रीजन ये था कि सीडीएम के टाइम पे यहाँ पे मुस्लिम लीग भी क्या अपने पीक पे, उनके पीरियड, ये पीक पीरियड था, वो डिमांड कर रहे थे कि मुसलमान अलग है, कम्युनल इलेक्टोरेट से बात हो रही थी। दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से सीडीएम में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था। इट डज नॉट मीन कि उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, हिस्सा लिया है उन्होंने, लेकिन एज कंपेयर टू एनसीएम उन्होंने बहुत कम हिस्सा लिया था। तो नाउ क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा एक करेक्ट है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप करोगे ही, वो तो मुझे उम्मीद है अब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन 1973 में यूनेस्को लॉन्चड ए वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम ऑन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को ने लॉन्च किया है 1973 में क्या, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। दिस इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रमोट रिसर्च ऑन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व्स का बनाना ही, इस प्रोग्राम का लॉन्च करने का मकसद यही था कि हम प्रमोट करें रिसर्च ऑन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को एक हम कंजर्व करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल प्रमोट द रिसर्च रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। थर्ड क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ये गलत है, नंदा देवी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को इसलिए बनाया जाता है कि सो डैट जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के जितने भी पार्ट्स है, जितने भी वहाँ पे एनिमल्स वगैरह आते हैं या प्लांट्स आते हैं, उन चीज़ को हम प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें। दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 18 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स है। कितने हैं? 18। एंड द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको डिक्लेयर किया गया था 1986 में। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज, बताओ कौन है? डिब्रू सिखोवा, ये आसाम में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन विच आर द फॉलोइंग कोस्ट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड कैप कैमोरिन। इन कोस्टल एरियाज में से कौन सा एक लोकेटेड है बिटवीन द कृष्णा डेल्टा एंड कैप कैमोरिन? तो वो लोकेटेड है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, जो फेमस है फॉर द रिट्रीटिंग मानसून, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून से वहां पे बारिश नहीं हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोरोमंडल कोस्ट, जिसके अंडर कौन कौन से एरियाज आते हैं, तमिलनाडु का भी हिस्सा है वो, एंड आंध्र प्रदेश, डेट मीन्स वो यहाँ से स्टार्ट होके अप टू यहाँ तक रहता है, ठीक है, अप टू दिस एरिया, यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाला एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, राइट। इसके अलावा और भी कोस्टल एरियाज यहाँ पे हैं, वो कौन से हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो केरला के कोस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? मैलाबार कोस्ट, मैलाबार कोस्ट, ठीक है। गोवा में कोंकण कोस्ट है, ठीक है, राइट। ये सभी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, राइट। तो गोवा से ऊपर हम किस कोस्ट के नाम से इसको जानते हैं? कैथावाल कोस्ट, एंड यहाँ पे उत्काल कोस्ट, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज। फिर से दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, तो हमें देखना है कि कौन सा एक करेक्ट है, कौन सा एक रॉन्ग है। तो फर्स्ट क्या है? असर्शन, द कांग्रेस बाइकॉटेड द साइमन कमीशन। कांग्रेस ने बाइकॉट किया था साइमन कमीशन, जो यहाँ पे इंडिया में आया था 1928 में, ठीक है। और ये 7 मेंबर्स का कमीशन था, और वो जो 7 मेंबर्स थे वो थे वाइट पीपल्स या अंग्रेज लोग थे, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? वाइट कमीशन, वाइट कमीशन, ठीक है। वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आए थे, ठीक है, राइट। और सर जॉन साइमन वाज इट इज हेड, सर जॉन साइमन। और इसी कमीशन में लाला लाजपत राय की जख्मी होकर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो फिर लंबा हो जाएगा, तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे। तो असर्शन क्या है? द कांग्रेस बाइकॉटेड द साइमन कमीशन, ऑफ कोर्स उन्होंने बाइकॉट किया था। रीजन इज द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, और इस साइमन कमीशन में कोई भी इंडिया का बंदा नहीं था। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ये सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताओ क्या है? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इनके कोड्स हमें सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोड्स तो मैंने दिए नहीं हैं, तो हम यहीं पे इस चीज़ को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो क्या है क्वेश्चन? लिस्ट 1 में हमें दी गई है क्या? कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटीज, एंड लिस्ट 2 में उनके चेयरमैन। बेसिकली जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया है तो उसमें डिफरेंट कमिटीज बनाई गई थी फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ वर्क और जल्दी होने के लिए, ठीक है। तो अब हमें देखने डिफरेंट कमिटीज के डिफरेंट क्या चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोड्स दिखे नहीं हैं, तो आप इस चीज़ को अपने नोट बुक में नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट इज स्टीयरिंग कमेटी। क्या है फर्स्ट? स्टीयरिंग कमेटी, इसका जो चेयरमैन था डेट वाज कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गो 2 का होगा ए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, ये एक और कमेटी थी, ठीक है।
जिसका चेयरपर्सन था कौन, बताओ, जेबी कृपलानी। तो बी का होगा 3। ठीक है। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, डेट वाज द जवाहरलाल नेहरू, इसका सी होगा। तो डी का कौन था, अब कौन बचा यहाँ पे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका जो चेयरमैन था डेट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, राइट। तो ए का क्या होगा बताओ, बी। ठीक है, और बी का क्या होगा, ए का होगा 2, बी का क्या होगा 3, सी का क्या होगा बताओ 4, और डी का होगा फर्स्ट। राइट। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। और इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा जाता है, चेयरमैन डेट वाज, क्या था उसका नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है कौन सा प्लेस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। तो फर्स्ट थिंग हमें करना क्या है, जो हमें मालूम होगा हम उसी पे पहले फोकस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग सपोज कैरेवाज है, तो कैरेवाज हमें मेनली देखने को मिलते हैं कहाँ पे, वैली ऑफ कश्मीर में। तो बी का होगा फर्स्ट, बी का होगा फर्स्ट, बी का होगा फर्स्ट। मानसर लेक ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, उधमपुर में, लेकिन शिवालिक्स पे। ए का होगा 4, दैट मीन्स ए का होगा 4, बी का होगा फर्स्ट। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। ब्रिंगी रिवर ये हमें डक्सम वैली में देखने को मिलता है। विष्णु देवी केव इज लोकेटेड इन मिडल हिमालयस ऑन त्रिकुटा पीक, त्रिकुटा पीक। ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 इज आर करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 में पास किया गया था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, अब उसके बारे में इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, चाहे एक सही है या दो सही है। ठीक है, द फर्स्ट इज द ब्रिटिश क्राउन सॉवरेनिटी ओवर इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी एज्यूम्ड फ्रॉम द, कहता है कि ब्रिटिश लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे अब अपने अंडर रूल ले लिया है फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये सही है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट एनेक्टेड द फर्स्ट स्टैच्यू फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश, रूल ऑफ द ब्रिटिश। कहता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दिस वाज द इनिशियल स्टेप जब उन्होंने अपने अंडर ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ले ली है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फिर डायरेक्ट क्राउन रूल आता है। ठीक है, राइट। और वो अपॉइंट कर देते हैं वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट को अब डिमोलिश करके या अबॉलिश करके या एंड करके फिर वो वाइसराय ऑफ इंडिया बन जाता है। और उसके लिए लंदन में इंडिया हाउस बनाया जाता है, वहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं जो उसको हेल्प कर देते हैं। और ठीक है, ये सभी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। द नेक्स्ट इज दिस एक्ट चेंज द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसराय ऑफ इंडिया, ये भी सही है। डैट मीन्स के ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, क्योंकि हमें करेक्ट अब चूज करना था। राइट। ठीक है, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नथुला पास इज आर करेक्ट। नथुला पास के बारे में इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट। फर्स्ट क्या है, इट लिंक्स सिक्किम विद तिब्बत, ये सही है, ये सिक्किम को तिब्बत के साथ कनेक्ट कर देता है, दिस इज राइट। इट वॉज द मेन आर्टरी ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट, ये एक मेन पार्ट था जो सिल्क रूट वहां से पास हो जाता है, इसकी एक ये मेन आर्टरी थी, मेन हिस्सा था। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। इट वाज रीओपनड इन द ईयर 2006, बेसिकली जब इंडो चाइना वार हुआ था उस टाइम में उसको क्लोज किया गया था, एंड देयर आफ्टर इन द ईयर 2006 में इसको रीओपन
किया गया था। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट रिगार्डिंग द नथुला पास। राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सब्सक्राइब आप करोगे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा एक पेयर जो करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पे सीजर्स दिए गए हैं एंड देयर लोकल नेम्स। स्प्रिंग, जिसको हम सोंठ के नाम से जानते हैं, दिस पेयर इज करेक्ट, ये सही है। रेनी सीजन को हम वहरात कहते हैं लोकली वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, ठीक है, दिस इज राइट। ऑटम को हम हारुद कहते हैं। आइस कोल्ड को वंद नहीं, इसको हम कहते हैं क्या? शिशुर। ऐसा शिशुर, शिशुर मीन्स आइस कोल्ड मेनली द, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं चिलाई कलान पीरियड। चिलाई कलान जो 40 डेज होते हैं एक्सट्रीम कोल्ड के, ठीक है। और इसके अलावा और एक सीजन है समर, समर जिसको रतकोल या ग्रीष्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा एक पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो पहले हम पेयर्स देखेंगे, देयर आफ्टर एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो वो भी हम करेंगे। फर्स्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट, जो पास किया गया था इन द ईयर 1773, दिस इज राइट, ठीक है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो किसने पास की थी? एक पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी, ठीक है, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये पास किया था लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, कब? 1878 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो पेयर है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, दिस इज रॉन्गली मैच्ड। इल्बर्ट बिल जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या बनाई गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी इन द ईयर 1884। तो रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम यहाँ पे पहले बात करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दिस वाज देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, जब उन्होंने कंपनी को रेगुलाइज करने की कोशिश की है, ठीक है। एंड दिस वाज पास्ड इन द 1773। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया था यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोजीशन थी जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया है। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वैरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव। Now the next is who was the first governor general of India? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? That was लॉर्ड विलियम बेनेटिक, ठीक है, जो एक्ट पास किया गया था 1833 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसी एक्ट के तहत में लॉर्ड विलियम बेनेटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से रिप्लेस किया गया था, ठीक है, राइट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में और कौन से चेंजेस लाए गए थे यहाँ पे? तो कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसमें 4 जजेस थे, एक CGI था और 3 वर सबऑर्डिनेट्स टू हिम, ठीक है, 3 कॉमन जजेस थे। और इसी के तहत यहाँ पे जो ब्रिटिश लोगों के प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बम्बई एंड कलकत्ता वाज मेड द सुप्रीम, और मद्रास और बम्बई को सबऑर्डिनेट रखा गया था। तो ये सभी पॉइंट्स जिसमें लिखे गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इन द ईयर 1848। और फर्स्ट स्टेट जो उन्होंने एनेक्स की थी अंडर दिस पॉलिसी, डेट वाज सतारा, ठीक है। और इस ईयर में इसको एनेक्स किया गया था एंड दिस सतारा वाज द पार्ट स्टेट इन महाराष्ट्र, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये किसने पास किया था? लॉर्ड लिटन ने,
जिसको हम अनपॉपुलर वायसराय, रिएक्शनरी वायसराय या वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर के टाइटल से भी जानते हैं, क्योंकि उसने ऐसे कुछ काम किए थे। पहले हम देखेंगे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट उसने इंट्रोड्यूस किया था 1878 में। इसमें उसने क्या कहा था कि जो भी पेपर्स यहाँ पे इंडिया में पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी पहली कॉपी हमारे ऑफिस में आएगी, वायसराय जनरल की ऑफिस में आएगी। और अगर कोई बात उसमें अगेंस्ट होगी रिगार्डिंग व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस पेपर की लाइसेंस कैंसिल की जाएगी। और इसी तरह इसने एक और एक्ट पास किया था, दैट वाज द आर्म्स एक्ट, और इसी ईयर में किया था, जिसमें लाइसेंस का इशू था। ठीक है, तो अगर डिटेल में जाएंगे तो ये बड़ा लेक्चर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा क्या करता हूं कि आपको रिवाइज भी हो जाएगा ये चीजें। और उसी के टाइम पे 1876 रॉयल टाइटल्स एक्ट भी पास किया गया था, और जिसके तहत क्वीन विक्टोरिया ने क्या, एम्प्रेस ऑफ इंडिया खुद को टाइटल दे दिया था। इल्बर्ट बिल ये लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस की थी 1884 में, और बेसिकली इस बिल को प्रिपेयर किया था किसने, इल्बर्ट ने, जो एक लॉ मेंबर था इस लॉर्ड रिपन के एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। और ये बिल थी क्या कि इस बिल में लिखा गया था कि अगर इंडिया का कोई बंदा जज है और उसकी ज्यूरिसडिक्शन अब यहाँ के सभी लोगों पे है, दैट मीन्स कि अगर ब्रिटिश का भी कोई लोग है तो वो इसी के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। लेकिन इसके अगेंस्ट ब्रिटिश लोगों, चाहे वो ऑफिशियल थे नॉन ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या किया कि एजिटेशन उठाई कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि जिन पे हम रूल कर रहे हैं वो अब हमारे लिए कोई सजा सुना सकते हैं। ठीक है, दिस वाज द इल्बर्ट बिल, एंड व्हेन दे प्रोटेस्टेड तो दिस बिल वाज रिफॉर्म्ड वेरी सून, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो वंस अगेन पीडीएफ के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, द टेम्पल एट लेपाक्षी इन आंध्र प्रदेश। टेम्पल्स के बारे में JKSSB ने भर के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको भी देख लेना, एक प्लस पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, एक टेम्पल है जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, लेपाक्षी में, जो एक प्लेस है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, फेमस फॉर इट इज। और ये जो टेम्पल है दिस इज फेमस फॉर हैंगिंग पिलर्स। वहां पे हमें हैंगिंग पिलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हैंगिंग पिलर्स वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहता है कि एंड कंस्ट्रक्टेड इन विजयनगरा स्टाइल, और इस टेम्पल को विजयनगरा स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है। और अब हमें बताना है कि इस टेम्पल का नाम क्या है। इज इट वीरभद्रा टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल, महाकाल टेम्पल और मुरुगन टेम्पल। तो इसका जो आंसर है दैट इज द वीरभद्रा टेम्पल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट, जो हमें कहां पे देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है, पिक द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें इनमें से ऑड वन पिक करना है, दैट मीन्स कि हमें वो एक पिक करना है जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन से लेना देना नहीं होगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट इज लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। किसी चीज के बारे में बात की गई है, किसी प्लेनेट के बारे में बात की गई है जो है लार्जेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम का, तो दैट इज द जुपिटर। या तो जुपिटर के बारे में बात की गई हो या तो सोलर सिस्टम के बारे में बात की गई होगी, राइट। तो वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। गैनीमेड जो क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है, एक मून है सोलर सिस्टम की, और ये मून हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, जुपिटर में ही। दैट मीन्स कि जुपिटर के बारे में ही हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इट कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 4331 डेज। दैट मीन्स कि 11.85 ईयर्स में ये भी इसी जुपिटर के रिलेटेड है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इट इज आल्सो नोन एज द रेड प्लेनेट। ये इसके बारे में नहीं है। रेड प्लेनेट हम कहते हैं मार्स को। किसको कहते हैं, मार्स को। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है। ठीक है, एंड all the 8 planets revolve around the sun. That means कि sun is located at the center of solar system. तो सबसे क्लोज जो प्लैनेट है इस सन से that is मरकरी, देन वीनस,
एंड मूव्स अप टू नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि विच अमंग द फॉलोइंग 8 प्लैनेट्स द हॉटेस्ट वन इज, सबसे हॉटेस्ट कौन है? वो तो अगर हम देखेंगे मरकरी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है सन से, लेकिन दिस इज नॉट द हॉटेस्ट। हॉटेस्ट इज वीनस। वो क्यों है? यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे गैसेस, जिसकी वजह से जो गैसेस सनलाइट को ट्रैप कर देते हैं एंड मेक्स दिस वीनस एज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ऑलराइट, और इसको हम वीनस को हम बैलून ऑफ गैसेस भी कहते हैं एंड इज आल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, तो एक और प्लैनेट है जिसको हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट बताओ किसको कहते हैं? वो अब हमारे अर्थ को कहते हैं। ठीक है, तो नियरेस्ट कौन सा है? मरकरी एंड फारदेस्ट इज नेपच्यून। लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर। ठीक है, एंड हॉटेस्ट इज वेनस। राइट, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेला पत भद्रवा। मेला पत बेसिकली ये एक फेयर है, एक मेला है कहाँ पे? जो भद्रवाह में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट नहीं है। इट इज सेलिब्रेटेड इन भद्रवाह इन मेमोरी ऑफ मीटिंग हेल्ड बिटवीन किंग अकबर एंड राजा नागपाल ऑफ भद्रवाह। ये फेयर सेलिब्रेट किया जाता है किसके याद में, किसके ऑनर में? जब किंग अकबर और राजा नागपाल की मीटिंग हुई थी। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सही है। ठीक है, द फेयर इज हेल्ड फॉर 3 days आफ्टर कैलाश यात्रा, और इस फेयर को सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिनों में। ठीक है, आफ्टर द कैलाश यात्रा के बाद। ठीक है, तो ये भी सही है। इट इज सेलिब्रेटेड इन जून एंड जुलाई, नहीं, इसको जून एंड जुलाई में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, इसको अगस्त और सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऑन द लास्ट डे डक्कू डांस इज परफॉर्म्ड बाय लोकल्स, और लास्ट डे में डक्कू डांस परफॉर्म किया जाता है किन लोगों से? जो वहां के लोकल लोग हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग द किंग अकबर, ठीक है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज द रूलर ऑफ मुगल डायनास्टी, और ये डायनास्टी फाउंड की थी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने कब? 1526 में, जब उसने लड़ा है एक फेमस बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, लेकिन कश्मीर कब बन जाता है पार्ट ऑफ मुगल अंपायर का? डेट्स इन द ईयर 1586 में, जब सेंटर में रूलर होता है अकबर, वो अपनी आर्मी किसके अंडर भेजता है? यहाँ पे कासिम खान के अंडर में। ठीक है, और वो एनेक्स कर देता है कश्मीर को। एंड एट द टाइम्स कश्मीर वाज रूल्ड बाय अ डायनास्टी जिसको हम चक डायनास्टी के नाम से जानते हैं, एंड द रूलर वाज यूसुफ शाह चक, जिसको दिल्ली बुलाया जाता है। देयर आफ्टर जब मीर कासिम खान यहाँ पे आता है तो उसका बेटा याकूब चक उनके साथ बैटल लड़ा देता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अकबर कश्मीर कब आता है? डेट्स इन द ईयर 1589 में। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। राइट, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीडीएफ के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट आंसर बताना है रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन में दिया है, हमें अब बताना है इनमें से करेक्ट क्या है और रॉन्ग क्या है, लेकिन हमें चूज करेक्ट करना है। फर्स्ट इज वाटर गिलास का जो केमिकल नेम है डेट इज सोडियम सिलिकेट, ये सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? बेकिंग सोडा, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सही है। ठीक है, देन वॉशिंग सोडा,
इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये भी सही है। ठीक है, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है। अब हमें चूज करना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑल द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ये सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 511 किलोमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स के ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका जो एरिया है दैट इज 511 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1987, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1987 में। ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, ये हमें रामबन डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमें ये देखने को मिलती है। तो हमें अब क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे कौन सा है, ओनली बी इज करेक्ट, दैट मीन्स दिस वन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द कहाना या कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो हमें देखने को मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल एमपी में, मध्य प्रदेश में, एंड दिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, दिस इज आल्सो अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे इनके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द फर्स्ट इज दिस पार्क इज लोकेटेड बिटवीन मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये सही है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। दिस पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। इस पार्क को एस्टैब्लिश किया गया था 1936 में, नहीं, इसको 1955 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द एरिया इज इनहेबिटेड बाय बेग एंड गोंड ट्राइब। और ये जो एरिया है इस पार्क का, वहां पे हमें दो ट्राइब देखने को मिलते हैं, दैट इज बेग ट्राइब एंड गोंड ट्राइब, ये भी सही है। ठीक है, इट वाज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन 1973, ये भी सही है। ठीक है, तो 1936 में कौन सी नेशनल पार्क यहाँ पे डिक्लेयर की गई थी, उसको हम हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। एंड लेटर ऑन दिस वाज चेंज्ड टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, उत्तराखंड में। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट पार्क, ये ओल्डेस्ट पार्क है इंडिया की। और एंड दिस इज द पार्क, जिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द पार्क जहां से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1973 में। ठीक है, ऑलराइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, जो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। तो नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग, क्या है नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा एक पेयर करेक्टली मैच नहीं है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटैनिकल गार्डन, जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, श्रीनगर में, जिसको हम ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी जानते हैं। और इसके कंट्रास्ट में कौन पॉइंट दिया है, सिराज बाग, दैट मीन्स इज द ओल्ड नेम ऑफ ट्यूलिप गार्डन, ये लिंक कर दिया था इसके साथ। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर, पेयर नंबर फर्स्ट इज राइट। ठीक है, खानका ऑफ शाही हमदान, जिसको हम खानकाई मौला और शाही हमदान मास्क के नाम से भी जानते हैं। एंड सुल्तान सिकंदर ने इसको बनाया है कब, 1395 में। दिस इज आल्सो करेक्ट। लिद्दा रिवर, जिसका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है कौन सा ग्लेशियर,
कोलहाई ग्लेशियर, कोलहाई ग्लेशियर कहाँ पे? पहलगाम में, ठीक है। तो दिस इज रॉन्गली मैचर्ड, तो आंसर होगा 3। राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमें देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं क्या? डक्सोम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बुखारचू ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है और कौन सा रिवर वहां से ऑरिजिनेट हो जाता है, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वर नॉट ब्रॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका? इनमें से कौन सा एक चीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से बारो नहीं किया है? आप सबको पता होगी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया जाता था, उसको बनाया जाता था, ठीक है, हमने डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से बारो किए हैं, सो डैट कि हमें इजी हो जाए। यहाँ पे एक नई कंट्री बनने वाली थी, तो उस चीज़ को नज़र में रख के हमने डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक चीज़ हमने अमेरिका से नहीं लाया था। द फर्स्ट इज मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मेथड क्या है, उसमें कौन लोग वोट करेंगे, क्या ये हमने कहाँ से लाया? क्या ये हमने अमेरिका से लाया है या किसी और से? तो नेक्स्ट क्या है? फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का काम क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है, क्या ये हमने कहाँ से लाया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लाया है, एंड फंडामेंटल राइट्स ये हमने कहाँ से लाए हैं। तो मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हमने लाया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन है से। डैट मीन्स कि ये ऑप्शन हमने अमेरिका से नहीं लाया है। रेस्ट जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स के टेन्योर, जो उसका टाइम पीरियड था, उसके बारे में इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स की हमने बात की है, दिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसके टाइम पे कौन से इनमें नहीं हुआ, ठीक है, वो हमें अब बताना है। फर्स्ट इज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो एस्टेब्लिश की गई थी 1784 में, ठीक है, ये सही है, ये इसके टाइम पे ही हुआ है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये इसके साथ तो कन्फर्म क्या रिलेटेड है। सेकंड मैसूर वार, ये भी इसी के टेन्योर में हुआ है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793, नहीं, इस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को हम जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। तो सेकंड मैसूर वार की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट वार है जो फॉट किया गया था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर का जो रूलर था डेट वाज हैदर अली, और इस वार में डेथ हो जाती है हैदर अली की कब? 1782 में, ठीक है। एंड दिस वार एंडेड विद ए ट्रीटी इन द ईयर 1784 में, और उस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से हम इसको जानते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू विल really enjoy this class and this class will be very fruitful for you, क्योंकि JKSSB ने अब पैटर्न चेंज की है, तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना है, ठीक है। सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट्स हमें नहीं देखने हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब and then share the video with your friends, and also you will join with us at Telegram, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, क्योंकि अब पोस्टल भी आने वाले हैं रिसेंटली, तो इतनी मेहनत करो कि पोस्ट हाथ से
न जा सकी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।